हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम इसमें कर रहे हैं 10th क्लास के हिस्ट्री की, जो एसबीएसई बोर्ड की तरफ से न्यू बुक लगी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भारत में विदेशी आक्रमण। पहले बात तो विदेशी किसे बोलते हैं? जो हमारे देश से बाहर का है उसे विदेशी बोलते हैं, और जो यहाँ पर आक्रमण करता है उसको विदेशी आक्रमण कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, प्राचीन समय में ऐसे बहुत से आक्रमण हुए। आज इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या आक्रमण हुए थे, किस किस ने किए थे, कब किए थे, इनसे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो उन आक्रमणों की वजह से जो आज हमारी स्थिति बदली है वो कैसी बदली है। यदि मान लो आक्रमण नहीं होते तो आज हमारे देश की क्या स्थिति होती। प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। विदेशी आक्रमण किस किस ने किए? यूनानी, शक, हूण, कुषाण, पार्सियन आदि के थे भारत में आए थे। लेकिन प्राचीन काल के आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह भेद था कि प्राचीन काल में जो आक्रमणकारी थे उसने भारतीय समाज में समाहित कर लिए गए, क्योंकि वो क्या था, भारतीय समाज में मिल गए। लेकिन जो 7वीं शताब्दी से यानी जो मध्यकाल में आक्रमण हुए थे उनकी प्रकृति भिन्न थी। वो जो उनके जो नेचर था, उनके जो रिवाज थे वो मुस्लिम थे, उनकी प्रकृति भिन्न थी। ये आक्रमण भारत में पहले हुए आक्रमणों से अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए। पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल के दौरान इन आक्रमणों में लगातार जारी रहे। इसमें हम किस किस को पढ़ेंगे? ऐसे आक्रमण पढ़ेंगे जो भारत में हुए थे। सबसे पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का द्वारा 8वीं शताब्दी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने किया था 11वीं शताब्दी में। मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था 12वीं शताब्दी में, और मंगोलों द्वारा आक्रमण 13वीं और 14वीं शताब्दी में किया गया था। उसके बाद तैमूर आया था, तैमूर ने 14वीं शताब्दी में, बाबर ने 16वीं शताब्दी में, नादिर शाह ने 18वीं शताब्दी में, और अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में आक्रमण किए थे। क्या है, जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वह क्या होता है, हमारे लिए विदेशी होता है। ठीक उसी तरह जब दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर क्या है, विदेशी होते हैं। और आक्रमण का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अन्य देश से आकर हमारे पे आक्रमण करता है। तो इस तरह आक्रमणों के पीछे कई उद्देश्य होते हैं जिसके लिए आक्रमण किए जाते हैं। इसमें मेन क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार। जो अपना पहले क्या होता था, साम्राज्य होते थे, राजे महाराजे राज करते थे, वो क्या करते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहते थे। आर्थिक कारण, पैसा कमाने के लिए, व्यक्तिगत शत्रुता, किसी से वो द्वेष हो जाता था तो उस कंडीशन में भी क्या होती थी, लड़ाई होती थी। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी या कालक्रम पता होना चाहिए, जिससे हमारे देश में जो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करता था, क्या था, हमारा देश आर्थिक यानी पैसे के रूप में बहुत बड़ा होता था, मतलब अच्छी स्थिति होती थी पैसे की से रिलेटेड। आज विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अगर ये घटनाएं ना होती तो शायद भारत की दशा और दिशा दोनों अलग होती। अंग्रेजी शासन के अलावा भी ऐसे बहुत से कारण रहे जिनकी वजह से आज क्या है, हमारा भारत वह भारत नहीं रहा जो पहले क्या होता था या होना चाहिए था। इसमें हम क्या है, ऐसे विदेशी आक्रमणों के बारे में जानेंगे जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई और बाद में इतनी कमज़ोर हो गई कि वे अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। भारत प्राचीन काल से सभ्य, विकसित और उन्नत देश था। भारत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, जिसके कारण इसको कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अपनी समृद्धि व सोने की प्रचुर के कारण विश्व में प्रसिद्ध था, जिसके कारण विदेशी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर धन संपत्ति लूटने के लिए आए और आक्रमण किए। भारत के कई वीर और साहसी शासकों ने इन आक्रमणकारियों का क्या है, सामना किया। परंतु क्या हुआ कि 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में आई राजनीतिक अस्थिरता पर इन आक्रमणकारियों ने लाभ उठाया। जो प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण होते थे उसके लिए मुख्यतः 3 रास्ते होते थे। ठीक है, पहला रास्ता कौन सा था, ये दर्रे, ठीक है, यानी यूरोप की तरफ से आते थे। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के बीच में जो
आवागमन के लिए जगह होती है उसको दर्रा बोला जाता है। इसमें कौन से हैं? बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, मिनकेट दर्रा और अगहिल दर्रा, ये सभी दर्रे थे जिनसे होकर यूरोपीय या लोग आते थे और आक्रमण करते थे। दूसरा होता था समुद्री मार्ग, ये समुद्र मार्ग है, समुद्र मार्ग से होकर क्या करते थे? वो आक्रमण करते थे। तीसरा होता था जो ये एरिया बच गया मरुस्थल का एरिया, ये समतल एरिया था, इस एरिया से आकर भी क्या है? वो आक्रमण करते थे। अरब ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य राजनीति व धर्म विचित्र संयोग था जिसकी स्थापना क्या थी? हजरत मोहम्मद ने की थी। और 632 ईस्वी में क्या है? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के समय इस राज्य के क्षेत्र बड़ा सीमित था, लेकिन इसके उत्तराधिकारी हुए थे ने केवल 8 वर्षों में ही सीरिया मिस्र पर अधिकार कर लिया और कालांतर में साम्राज्य ने विश्व के 2 महानतम साम्राज्य के क्षेत्र के अधिकार को शामिल कर लिया। ये साम्राज्य थे यूरोप का रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया का फारस साम्राज्य। इस विशाल अरब साम्राज्य की सीमाएं पूर्व मध्यकाल में भारत से लगने लगी थी। क्या था? भारत के समीप आ गया था। अरबों ने खैबर व बोलन दर्रे से भारत में घुसने का प्रयास किया, लेकिन काबुल जाबुल प्रदेशों में भारतीयों की सतर्कता और कान के लोगों की शुरुआत के कारण वह क्या है? अंदर नहीं आ पाई। अरबों के आरंभिक आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण हुए थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आक्रमण कब हुए थे? 636 से 712 ईस्वी में हुए थे। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर जल के मार्ग से किया था, लेकिन वह क्या रहे? असफल रहे। इसके बाद भड़ोच व देवल पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन उन्हें हार मिली। उसके बाद क्या है? खलीफा उमर ने 634 से 644 ने तक इसका शासन था, ने जल मार्ग की बजाय सतल मार्ग से सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन योजना क्रियान्वित मतलब सफल न हो पाई। इसके बाद खलीफा उस्मान 644 से 656 ने सिंध को जीतने की योजना बनाई, लेकिन वह भी सिरे नहीं चढ़ी। 660 में अरबों के खलीफा अब्बू के समय सिंध पर सतल मार्ग से पहली बार हमला हुआ था। इस हमले ने भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और 661 से 680 के बीच में खलीफा मुआविया के समय में सिंध पर क्या हुए थे? 6 आक्रमण हुए थे, लेकिन सभी असफल रहे। और 695 में अल हजाज इराक का गवर्नर बना, उसने सिंध को जीत लिया और 708 ईस्वी में सिंध जीतने की योजना बनाई। उसके बाद जो पहला आक्रमण हुआ था मध्यकाल में वो होता 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। इसका गवर्नर अल हजाज को खलीफा वालिद ने बार बार फरियाद करने पर अनमने ढंग से सिंध पर आक्रमण करने की क्या है? आज्ञा मिल गई। युद्ध का तत्कालीन कारण बना सिंध के पास अरब व्यापारियों के साथ हुई लूटपाट की घटना। लंका से कुछ व्यापारी जहाज अरब लौट रहे थे, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उन्हें देवल के पास लूट लिया। लूटपाट करने वाले समुद्री डाकू थे, परंतु इराक के गवर्नर हजाज ने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की क्या मांग की। दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया, परंतु हजाज ने ताकत के नशे में राजा दाहिर को कमजोर जानकर आक्रमण किए, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। ये सिंध प्रांत होता था और ये अपना क्या होता था? अफगानिस्तान होता था। इस साइड से यूरोपवासी आते थे और आक्रमण करते थे। फिर क्या किया? हजाज ने सबसे पहले सेना नायक अब्दुल्लाह को और फिर बर्दुल को दाहिर के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा दाहिर ने सेनापति अब्दुल्ला व बुड़ेल को हराकर मौत के घाट उतार दिया। तब हजात ने अपने भतीजे व दामाद, जो इसका भतीजा था और दामाद भी था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मोहम्मद ने देवल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यहाँ रहने वाले सभी वयस्कों की हत्या कर दी और वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ा, सिंध नदी को पार कर लिया।
सिंध के अरोड़ में दोनों सेनाओं के बीच में 20 जून 712 ईस्वी को भयंकर युद्ध हुआ था और दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी ने किले के भीतर 15,000 सैनिकों के साथ अरबों पर हमला बोल दिया, लेकिन सीमित साधनों के कारण वो उनका प्रतिरोध न कर सकी और अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए उसने क्या कर लिया, जौहर। जौहर क्या होता है? जौहर पहले क्या होता था, जैसे ये राजा लड़ रहा था मोहम्मद बिन कासिम, तो इसे क्या है, ये अपने अधिकार में ले लेता है इसकी पत्नी को, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को पवित्रता की रक्षा करने के लिए, मतलब वो क्या होता है, जिंदे जल जाते थे, अपने आप को आग में झोंक दिया जिंदा ही, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसको जौहर बोला जाता है। दाहिर के पुत्र जोशिया ने संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा को भेज दिया। वहां पहुंचने पर दोनों ने कूटनीति का प्रयोग कर कर कासिम को मृत्युदंड दिलवाया। दाहिर का पुत्र अरबों पर लगातार प्रतिरोध करता रहा। उसके बाद क्या हुआ था, कश्मीर के शासक ललितादित्य ने उसके प्रसार को रोका और 725 में पुनः भारत पर आक्रमण किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उन्हें, उस टाइम 725 में कौन होता था भारत में, गुर्जर प्रतिहार शासक होते थे, उन्होंने परास्त कर दिया। उस समय भारत में इस्लाम का प्रवेश अवश्य हो गया, लेकिन सिंध पर अरबों का अधिकार के बाद लगभग 3 शताब्दियों तक मुसलमान शासक भारत में सिंध से आगे बढ़ने का साहस न कर पाए। उसके बाद आते हैं हमारे जो सेकंड आक्रमण किया था, वो आते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। 11वीं सदी में पुनः एक बार क्या हुआ, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। जब गजनी ने तुर्कों के अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसे इस्लाम धर्म अपनाया था। गजनी ने एक तुर्क सरदार अलप्तगिन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया और इसी शासक ने भारत के लिए खतरे बन गए। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र उस समय हिंदुस्तानी शासकों की सत्ता थी। उनकी राजधानी वेहिंद थी और राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। फिर क्या हुआ, 986 में विशाल सेना सहित जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। किसने किया था पहले आक्रमण? जयपाल ने किया था। लमकान के निकट दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध चल रहा था तो अचानक तूफान आया। तूफान में जयपाल की सेना को भारी क्षति हुई। इस विवश होकर जयपाल को तुर्कों के साथ क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। जयपाल इस संधि में बड़ा विचलित रहा। कुछ समय बाद जयपाल को सूचना मिली कि सुबुतगिन भारत पर आक्रमण करने वाला है। जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कलिंजर, कनौज और अजमेर के शासकों की सहायता मांगी। इन सभी शासकों ने तुर्कों पर आक्रमण रोकने के लिए क्या भेज दी? सेनाएं भेज दी। लमकान नामक स्थान पर पुनः क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ? जयपाल के नेतृत्व करने वाली सेना को सफलता नहीं मिली, वो हार गया। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद 977 ईस्वी में उसका पुत्र कौन बना? महमूद गजनी शासक बना। महमूद एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम का प्रसार करने के लिए भारत की धन संपदा लूटने के लिए भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे। उसने आक्रमण कब किए थे? 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर आक्रमण किए थे। 1001 ईस्वी में उन्होंने हिंदू शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। पेशावर के निकट युद्ध में जयपाल वीरता पूर्वक लड़ता लेकिन पराजित हुआ। जयपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन आया? अनंगपाल शासक बना। उसके राज्य पर महमूद गजनवी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। और हिंदू शाही राज्य के अलावा महमूद गजनवी ने भेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण किए। वह मंदिर व मूर्तियों को तोड़कर एक बहुत बड़ा धन लूटकर गजनी लौटा। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल स्थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ पर क्या थी? स्थानेश्वर को था जो अब हमारा कुरुक्षेत्र जिले में आता है। थानेश्वर
वहाँ पर आक्रमण किया था। इसमें आक्रमण किया था 1009 में किया था आक्रमण, लेकिन उस समय ये क्या हुआ था, असफल हो गया था। बाद में इसने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो वहाँ से क्या किया, वहाँ पर एक चक्कर स्वामी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, और महमूद गजनवी ने केवल मंदिर तोड़ा बल्कि अभी तो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर आक्रमण किया और उसने भगवान केशव की मूर्ति को भी अपमानित किया। महमूद गजनवी ने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का निर्णय लिया, और यहाँ का विशाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात है। मंदिर के आय का स्रोत 10,000 गांवों का राजस्व था। मंदिर में एक सोने की घंटी लगी हुई थी जिसका वजन कई मन था। भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर बने छत्तर पर भी हजारों बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। ये है आधुनिक सोमनाथ का मंदिर है जो आज है। तो क्या हुआ, महमूद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता बंद करने के उसने ये मंदिर तो लूटा ही लूटा, लेकिन जहाँ पे उसकी क्या थी, मूर्ति थी, उसको क्या किया, उसने यहाँ से ठोकर मारता हुआ ले गया, और बाद में उसने क्या किया, उसको अपने जो साम्राज्य था उसके गेट पर लगवा दिया था, ताकि आते जाते उस पर लोग ठोकर मारते रहे। इतना वो था क्रूर। और इसने क्या किया, सभी मूर्तियों को क्या है, हिंदू मूर्तियों को नष्ट कर दिया, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद ने हिंदुओं की हत्या कर दी। तत्पश्चात महमूद ने मंदिर को लूटा और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया, और यहाँ से धन संपत्ति लूटकर ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया। जब वह गजनी लौटा तो सिंध जाटों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन वह किसी तरह भारत से धन गजनी ले जाने में सफल रहा। गजनी पहुंचकर उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए एक बार पुनः आक्रमण किया, और यह गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान उसने स्त्री व बच्चों को भी मार डाला, और 1030 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कहाँ था, गौर का शासक था। एशिया में अब गजनी राज्य का स्थान किसने, गौर राज्य ने ले लिया था। गौर के शासक मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने क्या हुआ, 1175 से लेकर 1206 तक भारत पर आक्रमण किए। गोरी ने भारत पर आक्रमणों के समय उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राजवंश होते थे। गुजरात के चालुक्य वंश, और दिल्ली अजमेर में चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान का राजा था, और कन्नौज के गढ़वाल में कौन होता, जयचंद राठौर होते थे। तीनों ही क्या होते थे, अपने क्या थे, सक्षम थे। अकेले ही मोहम्मद गोरी से लोहा ले सकते थे, यानी उसको हरा सकते थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद उसने क्या किया, उसके दुर्ग व कूटनीतिक पूर्वक विश्वासघात से अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की समृद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ। वह क्या था, अधिकार करना चाहता था उस पर, लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद गोरी अविजित आक्रमणकारी नहीं था। भारत सदैव से ही वीरों की भूमि रहा है। यहाँ पर होने वाले आक्रमणों का वीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। मोहम्मद गोरी को भारत पर कई बार हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी पर भारत में पराजय 1178 और 1179 में गुजरात में हुई थी। इस समय क्या होता है, चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। मोहम्मद गोरी ने दक्षिण राजपूताना होते हुए अनहिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण किया, और मूलराज द्वितीय एवं भीम द्वितीय की साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में अनहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के निकट कायंद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया, और मोहम्मद गोरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हो गई थी। किसी प्रकार गुजरात से पराजित सेना सहित भाग गया था, और यह क्या होता, मोहम्मद गोरी के भारत में पहली पराजय थी। भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक थे, जिसने क्या था, सर्वप्रथम क्या है, मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई की थी और उसके वापस लौटा दिया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपना आक्रमण का रास्ता बदला, और उसने क्या किया कि पंजाब की ओर से भारत में आक्रमण करने की योजना बनाई। और क्या है, उस समय पंजाब के क्षेत्र के समय गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का शासन था। खुसरो मलिक
को हराया, कद 1186 में हरा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पंजाब पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। अब वह आगे बढ़कर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। दिल्ली पर कौन था उस टाइम दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान था, जो तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय की सत्ता थी। और जब 1190 में गोरी ने सरहिंद को जीत लिया तो पृथ्वीराज इस विदेशी आक्रमणकारी का रास्ता रोकने के लिए क्या हुआ, तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा गया। तराइन का मैदान अपने हरियाणा में करनाल के आसपास है। तो 1191 में तराइन में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद वह वहाँ से भाग गया। और क्या हुआ वह दोबारा फिर क्या हुआ, लड़ाई करने के लिए आया। और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का वीरता का परिचय दिया, लेकिन वह हार गया। दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। इसमें क्या कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीत गया था, उसके बाद क्या हुआ था, जो जयचंद था, ये रहा जयचंद। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक बार जयचंद ने पार्टी रख रखी थी और पार्टी में पृथ्वीराज चौहान भी चला गया। और पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की लड़की क्या है, पसंद आ गई और वो उसको वहाँ से भगा लाया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से गुस्सा हो गया। और फिर क्या किया कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और इस साथ की वजह से क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने 1193 में भारत के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। मेरठ व अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। और 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक को भी हरा दिया। अब कन्नौज के भी क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की सत्ता में आ गया। गोरी के एक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने 1198 में बंगाल की राजधानी नदिया पर आक्रमण करके किया, जहां सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह शासन करते थे। इसमें क्या हुआ था कि इस आक्रमण में केस में बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता था। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो इसमें आग लगा दी गई थी और यहाँ पर इतनी पुस्तकें रखी गई थी कि 6 महीनों तक इसकी आग नहीं बुझी थी। यहाँ के भवनों में पुस्तकालय सहित आग लगा दी थी। खिलजी ने यहाँ की जनता पर बड़े अत्याचार किए। और 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और इसके एक दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यह राज्य बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। लेकिन 1206 से 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत पर हिंदुओं ने प्रतिरोध जारी रखा और राजपूतों में वो मंडारों ने सुल्तान की नाक में केक दम कर दिया था। तो आज इस पार्ट में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मंगोलों का आक्रमण, उसके बाद इसमें तैमूर का आक्रमण, बाबर का आक्रमण और नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। फिर ये इतने आक्रमण थे जो मध्यकाल में हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन आक्रमण करने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, दूरगामी प्रभाव क्या थे और क्या है तत्कालीन प्रभाव क्या पड़े थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।